नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का काफ़ी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों यह आज के इस वीडियो में हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न सिलेक्ट करके लाए हैं आपके लिए, और यह 10 प्रश्न पूरा क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करके, मॉडल पेपर एनालिसिस करके जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस साल 100% आने का चांसेज है दोस्तों, वही प्रश्न आज के इस वीडियो में आपको हम कराने वाले। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, और इस वीडियो को देखकर सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करिएगा लिख कर। ठीक है, ताकि जो है अगर आपको ये एग्जाम में प्रश्न रहे तो आप उसे 100% फुल में से फुल मार्क्स एग्जाम में उठा सके। ठीक है, तो चलिए आज के यह शानदार वीडियो शुरू करते हैं, और यह मेरा सामाजिक विज्ञान का तीसरा वीडियो है। ठीक है, 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ पर जाकर जरूर देखिएगा। और इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब जो चैनल का नाम है जीटीएम क्लासेस, आप टेलीग्राम पर सर्च करिएगा, वहाँ पर मेरा चैनल यानी टेलीग्राम का चैनल जो है आ जाएगा, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे। नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पर भी जाकर आप लोग जुड़िए, वहाँ पर आपको हम पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के यह शानदार वीडियो शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न से, पहला प्रश्न में पूछ रहा है कि क्रेडिट कार्ड क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, इस साल 100% इस प्रश्न का आने का चांसेस है। ठीक है, तो पूछ रहे कि क्रेडिट कार्ड क्या है, तो देखिए आपको आंसर लिखना है। आंसर में लिखना है दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। इसके अंतर्गत ग्राहक के वित्तीय स्थितियों को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। यानी क्रेडिट कार्ड जो है दोस्तों प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो ग्राहक का वित्तीय स्थिति यानी जो भी ग्राहक होगा उसका वित्तीय स्थिति यानी वह कितना अमीर है गरीब है उस पर आधारित है, उसको जो है बैंक जो है उसकी साख को एक राशि निर्धारित कर देती है। ठीक है, और उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि यानी उसके क्रेडिट कार्ड में कितना धनराशि है इसके अंदर ही, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। इस तरह से आपको इसमें लिख देना था दोस्तों। ठीक है, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों इस साल के लिए, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, यह 100% आने का चांसेस है इस प्रश्न का। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से होने वाले लाभ तथा हानि का वर्णन करें। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। पूछा जाए कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होता है, उसमें लाभ और हानि दोनों आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो देखिए आपको लिखा हुआ है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में होने वाले लाभ निम्नलिखित है। कौन कौन सा लाभ होता है दोस्तों, तो देखिए जल विद्युत उत्पादन यानी नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से हम लोग जल विद्युत उत्पादन कर सकते यानी विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। और दूसरा में लिखा हुआ है कि नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा यानी नहरों से हम सिंचाई यानी जो पानी इकट्ठा होगा दोस्तों उससे जो है नहरों के द्वारा हम सिंचाई यानी कृषि में जो यानी कि खेत को हम सिंचाई कर सकते हैं। और अगला जो है बाढ़ नियंत्रण यानी कि बाढ़ नियंत्रण को हम कंट्रोल कर सकते हैं यानी बाढ़ को नियंत्रण में कर सकते हैं। ठीक है, और अगला जो है पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र बनना यानी जहां देखते हैं दोस्तों आप लोग भी कहीं अगर कहने का मतलब डैम, जहां डैम घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, कि यहाँ ये डैम है तो वहाँ डैम घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वही सब यानी कि पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र भी बन जाता है। ठीक है, और मिट्टी कटाव को रोकना यानी मिट्टी कटाव को भी यह रोकता है। ठीक है, तो यह सब हो गया, क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, ये लाभ हो गया। और इसका हानि क्या है दोस्तों, देखिए हानि देखिए लिखा हुआ है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में हानि क्या होता है, तो विस्थापन की समस्या यानी पहला जो है विस्थापन की समस्या यानी जिस एरिया में जिस क्षेत्र में अगर ये वाला कहने का मतलब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाया जा रहा है, ठीक है, उस एरिया में अगर पहले से लोग रह रहे थे, ठीक है, लोग अगर पहले से रह रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अगर हमको ये बनाना है नदी घाटी परियोजना तो वहाँ से उसको जो भी लोग हैं तो उसको हटाना पड़ेगा तभी तो बनेगा। तो यही है जो विस्थापन की समस्या हो गया। ठीक है, और दूसरा में है कि भूकंप के खतरा बढ़ जाना, और तीसरा है कि मिट्टी की लवणता बढ़ना। ठीक है, तो ये 3 हानि हो गया। ठीक है, और ये था दोस्तों लाभ था। ठीक है, तो दोनों आपको लिखना था, दोनों आपको बताए हैं। इसी तरह से आप पॉइंट वाइज करके लिखिएगा दोस्तों, ताकि जो आपका एग्जामिनर हो यानी कॉपी चेक करने वाला पूरा फुल में से फुल मार्क्स दे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों इस साल 100% यह प्रश्न आएगा। पूछेगा कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है, यानी सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। देखिए आंसर लिखा हुआ है कि सत्ता के साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है, यानी सत्ता की साझेदारी जो है दोस्तों वह मूल मंत्र का यानी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। ठीक है, और लोकतंत्र में जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत है और ये स्रोत एवं उपभोग करने वाली होती है, यानी लोकतंत्र जहाँ होता है दोस्तों वहाँ
जनता यानी जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत होता है, ठीक है, और उपभोग करने वाली होती है। लोकतंत्र में समाज के विभिन्न समूह एवं विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है, यानी जो लोकतंत्र जिस समाज यानी समाज के विभिन्न समूह जो भी समूह है और विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है, किसमें, तो लोकतंत्र में, ठीक है। और लोकतंत्र में ही विभिन्न सामाजिक समूह को हितों एवं जरूरतों को समान कर उनके बीच का यानी मतभेद टकरावों को दूर किया जाता है। यानी जो समाज में जो भी करने का मतलब समूह में जो भी करने का मतलब जो मतभेद है, टकराव है, वो सभी को क्या करना है, दूर करना है, ठीक है। तथा देश के प्रगति के पथ पर सदा अग्रसर रहता है, यानी कि देश जो है प्रगति के पथ पर सदा अग्रसर रहता है, ठीक है। इसलिए जो है सत्ता के साझेदारी जो है लोकतंत्र के लिए यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सत्ता का साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है, ठीक है। मूल मंत्र ही है, सत्ता का साझेदारी ही जो है लोकतंत्र का मूल मंत्र होता है, ठीक है। इस तरह से आपको इस तरह से लिखना है। इसी तरह से आप लिखिएगा दोस्तों, काफ़ी सटीक आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसी तरह से लिखिएगा ताकि जो आपका फुल में से फुल मार्क्स मिल सके, ठीक है। इस तरह से आप लिखिएगा, 100% आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई वीडियो अपलोड करें आपके एग्जाम से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले, ठीक है। और दोस्तों यह सामाजिक विज्ञान का यह मेरा तीसरा वीडियो है, ठीक है। और 2 वीडियो हम पहले करवा चुके हैं जिसमें कि 20 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। और यह तीसरा वीडियो है जिसमें हम 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और सभी जो प्रश्न हम आपको सिलेक्ट करके यानी इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद 30 क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यह जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों, पूरा क्वेश्चन बैंक एनालिसिस करके मॉडल पेपर एनालिसिस करके पूरा जो टॉप यानी VVI प्रश्न है दोस्तों, वही आपको प्रश्न प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। और इससे 100% गारंटी देते हैं दोस्तों, अगर आप मेरा ये सभी वीडियो अगर देख रहे होंगे तो आप 100% पूरा मार्क्स आप उठाइएगा दोस्तों अपना फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो चलिए आप लोग अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिए, जाके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं वहाँ पे जाकर आप मेरा दूसरे सब्जेक्ट को यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा का तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग जाकर देखिए, सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको हमारे इस चैनल पे। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया, यह प्रथम जन आंदोलन कैसे था। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों इस साल के लिए, ठीक है। यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखिए अच्छी तरह से इसको समझिएगा। आपको देखिए पूछ रहा है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किए, ठीक है, और यह प्रथम जन आंदोलन कैसे मने था, ठीक है। तो देखिए आपको आंसर लिखा हुआ है कि रॉलेट एक्ट जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। यानी जो रॉलेट एक्ट लागू किया गया था दोस्तों भारत में, और जालियांवाला बाग जो हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था उसके विरोध में और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य जो था दोस्तों वो क्या था, स्वराज की प्राप्ति, यानी हमारे देश को आज़ाद करना, ठीक है। और इस आंदोलन में असहयोग और बहिष्कार की नीति को अपनाया गया था। यानी इस आंदोलन जो हुआ था दोस्तों असहयोग आंदोलन, इसमें असहयोग और बहिष्कार की नीति अपनाई गई थी। यानी जो भी अंग्रेज हमारे थे उसको सहयोग नहीं करना था और उसका बहिष्कार करना था, ठीक है। यही इस आंदोलन का यानी नीति था, ठीक है। और आगे लिखा हुआ कि इस समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने पहली बार व्यापक रूप से भाग लिया, यानी सभी वर्गों के लोग जो है इस आंदोलन में यानी असहयोग आंदोलन में भाग लिया, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है कि शहरी क्षेत्रों के लोग, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, मजदूरों आदि तथा आदिवासियों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। यानी कहने का मतलब दोस्तों समाज के विभिन्न वर्ग लोग इस यानी असहयोग आंदोलन में भाग लिया, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि यह प्रथम जन आंदोलन था, यानी सभी वर्गों के लोग आकर इस आंदोलन में भाग लिए, तो इसलिए इसको जो है प्रथम जन आंदोलन कहा गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको सटीक आंसर लिखना है दोस्तों, ठीक है। अगर इस तरह से आप लिख देते हैं दोस्तों तो 2 में से 2 मार्क्स आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यह आप अपना कहने का मतलब जो भी आंसर लिखे दोस्तों पूरा अपनी लैंग्वेज में लिख कर लाएं, ठीक है, और सटीक लिख कर लाएं ताकि जो आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठा सके, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र क्या है। आपको ये तीनों का आपको डिफिनेशन बता देना है कि ये क्या है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र लिखना है दोस्तों, बताना है प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि आता है।
है, यानी प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः क्या आता है, कृषि, यानी जो भी कृषि का जो कार्य रिलेटेड है, ठीक है, वह क्या होता आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसके साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन भी आते हैं। ये सब ग्रामीण जीवन पर आधारित होता है, यानी इसमें क्या क्या कृषि, यानी कृषि से रिलेटेड जो भी यानी होता है दोस्तों, वो प्राथमिक क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र हो गया। और द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, देखिए द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। यानी ये द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें खनिजों को निकाला जाता है और उसको उपयोगी वस्तुओं को बनाया जाता है, यानी इसमें खनिजों का जो भी खदान है वहाँ से खनिजों को निकालकर उससे उपयोगी वस्तुओं को बनाया जाता है, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र, ठीक है, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, यानी तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। बैंकिंग, बीमा, परिवहन, व्यापार और नौकरी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ये सभी जो आते हैं तृतीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है, यानी 2 मार्क्स में पूछा जा रहा था, तो आप इतना लिख दीजिएगा, 2 में से 2 मार्क्स आपको फुल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और यह मेरा तीसरा वीडियो है दोस्तों, ठीक है, सोशल साइंस का यह मेरा तीसरा वीडियो, सामाजिक विज्ञान का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर से जरूर देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पूछा जरा कि रॉलेट एक्ट क्या है, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा। ये भी 100% आने का चांसेस है इस साल, ठीक है। देखिए आपको आंसर लिखा हुआ है कि भारतीय क्रांतिकारियों की बढ़ती गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने मार्च 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट बनाया। इस एक्ट के अनुसार किसी व्यक्तियों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाकर विशेष न्यायालय द्वारा दंडित किया जा सकता था। साथ ही न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती थी। और भारतीयों ने इसे काला कानून कहकर इसका विरोध किया। जगह जगह पर हड़ताल और हिंसा हुई। यानी यह जो आंदोलन था दोस्तों, यानी कि कहने मतलब राष्ट्रीय एक्ट जो आया था दोस्तों, वह क्या था यही बता गया है। तो यह जो भी भारतीय थे वह पूरा क्रांतिकारी, यानी कि कहने मतलब भारत में जो है आंदोलन प्रारंभ होने लगा था दोस्तों। और उस जो आंदोलन यानी बढ़ती जो आज़ादी के लिए जो बढ़ती गतिविधियां था उसी पर यानी अंकुश लगाने यानी रोकने के लिए जो है मार्च 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट लाया गया, ठीक है। इसके अनुसार जो है ना किसी भी व्यक्ति यानी जो भी आंदोलन कर रहा है उसको संदेह के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है। और उस पर मुकदमा चलाकर उसको क्या किया जाता है, दंडित किया जाता था, ठीक है। और इसे फैसले को इस फैसले का अगर जो भी न्यायालय अगर आपको फैसला दे दिया कि इसको सजा मिलना चाहिए तो उसके विरुद्ध आप लोग अपील करने मतलब उसके जो है भारतीय लोग अपील भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसलिए इस कानून को भारतीयों ने इसे क्या कहा, काला कानून कहा, ठीक है। तो और इसका विरोध किया, काला कानून कहकर विरोध किया गया और जगह जगह हड़ताल भी किया गया और हिंसा भी इस घटना में हो गया था, ठीक है। तो यही आपको इसमें बताना था, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न में देखिए पूछे रहे कि भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले 4 उपायों को उल्लेख कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। यह आपदा प्रबंधन से प्रश्न है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब इसमें पूछे रहे कि भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए 4 उपाय आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए पहला उपाय देखिए भूकंप रोधी मकानों के निर्माण करना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। यानी अगर जब भी आप लोग कभी भी घर बनता है तो उसमें जो है भूकंप रोधी मकान बनाना चाहिए, ठीक है, निर्माण करना, जिससे कि भूकंप से बचा जा सके। अगला क्या है कि भूकंप पर नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग केंद्रों की स्थापना करना, यानी भूकंप पर जो है नियंत्रण रखना है और उसको मॉनिटरिंग करना यानी उसका देखभाल करते रहना चाहिए कि कब भूकंप आ रहा है, किस तरह, यानी एनालिसिस करते रहना चाहिए भूकंप के बारे में, ठीक है। और अगला है भूकंप महसूस होते ही घर से बाहर निकलकर खुली स्थान पर चले जाना चाहिए। यानी अगर आप कहने मतलब किसी भी जगह पे हैं, अगर भूकंप का महसूस हो रहा है तो घर से बाहर निकल जाना चाहिए, ठीक है। अगर फील्ड यानी कि खुला क्षेत्र में चले जाना चाहिए, ठीक है। और सर को भी जरूर ढकना चाहिए, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। और चलिए अगला अब मेरा चौथा पॉइंट में कर रहा है सामुदायिक शिक्षा एवं संचार संसाधनों से लोगों को जागरूक बनाना, यानी कि सामुदायिक यानी जो भी लोग हैं सभी को शिक्षा यानी सामुदायिक शिक्षा और संचार संसाधनों से लोगों को जागरूक बनाना है, ठीक है। यह जो है 4 उपाय बताया गया था, चारों आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इतना अगर इस तरह से पॉइंट वाइज लिख देते हैं तो आपको 2 में से 2 मार्क्स जरूर से जरूर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा पूछ रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 समस्याओं को वर्णन करें। दोस्तों भारतीय लोकतंत्र का जो है किन्हीं 4 समस्याओं को आपको बारे में वर्णन करना है, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ भारतीय लोकतंत्र की 4
समस्याएं निम्नलिखित है। पहला क्या लिखा हुआ है कि भारत में शिक्षा का अभाव है, जिससे यहाँ की जनता अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं रहती। यानी भारत में जो है शिक्षा का अभाव होने के कारण यहाँ के जो जनता है वो अधिकार और कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं रहती है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि हमारे देश में सामाजिक समानता की जगह जाति, धर्म, उच्च नीच का भेदभाव अधिक है। यानी हमारे जो देश में जो है दोस्तों, भारत देश में सामाजिक समानता की जगह पे जाति पात किया जाता है, ठीक है, जातिवाद किया जाता है। धर्म पर जो है धर्म को यानी कि धर्म से रिलेटेड करने का मतलब बात किया जाता है, उच्च नीच किया जाता है, उच्च नीच के आधार पर भेदभाव किया जाता है, ठीक है। इस तरह से यानी कि हमारे समाज में सामाजिक समानता नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये लोकतंत्र का कहने का मतलब ये समस्या है, यानी कि लोकतंत्र का यह कहने के मतलब गलत प्रभाव पड़ता है इससे, ठीक है। यानी कि जो लोग जहाँ लोकतंत्र होना चाहिए दोस्तों वहाँ पे सामाजिक समानता होना चाहिए, ठीक है। जातिवाद पर कोई भेदभाव नहीं, धर्म पर कोई भेदभाव नहीं, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तब जाकर वह सच्चा लोकतंत्र यानी कि होता है। और अगला देखिए तीसरा में लिखा हुआ कि भारत की जनता मतदान के महत्व को नहीं समझ पाती है, अतः मतदान का दुरुपयोग होता है। देखिए यानी कि हम लोग का यानी कि जो भारतीय जनता के पास जो मतदान करने का जो अधिकार है दोस्तों, यानी ये तीसरा पॉइंट था, यहाँ पे दूसरा लिखा गया, ठीक है। जो अधिकार है उसका महत्व को नहीं समझ पाती है, ठीक है, जिससे मतदान का जो है दुरुपयोग होता है। और अगला पॉइंट चौथा में लिखा कि भारत में आर्थिक समानता का अभाव है, ठीक है। तो यह 4 पॉइंट आपको इसमें बताया गया, आप चारों को चारों याद रखिएगा, ठीक है। पूछेगा कि भारतीय लोकतंत्र का किन्हीं 4 समस्याओं के बारे में आपको वर्णन करना है, तो यह 4 समस्या था, आपको इसी तरह से याद रखना है, ठीक है। और इसी तरह से पॉइंट वाइज करके लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। आपको फुल में से फुल मार्क्स जरूर से जरूर मिलेगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न करने से पहले दोस्तों आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर से जरूर करिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। पूछा जा रहा है कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस साल भी यह 100% आने का चांसेस है इस प्रश्न का। तो आंसर लिखना है कि सतत विकास का शाब्दिक अर्थ ऐसा विकास है जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। इसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। यानी सतत विकास का जो शाब्दिक अर्थ है वो ऐसा विकास है जो जारी रह सके, ठीक है, टिकाऊ बना रह सके। और विकास ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान पीढ़ी सिर्फ उस यानी कि विकास का फ़ायदा ना लेकर भावी पीढ़ी भी उसको फ़ायदा ले, यानी कि भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर विकास करना है, ठीक है। और देखिए लिखा हुआ है कि ब्रुलैंड आयोग के अनुसार विकास कि वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता, योग्यताओं आदि से समझौता किए पूरी की जाती है, सतत विकास कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपको आंसर लिखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा और इसी तरह से लिखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे अब बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो देखना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं वहाँ पर जाकर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए गए, यानी इस साल के लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों वही आपको सिलेक्ट करके उसमें प्रोवाइड कराया गया, ठीक है। तो आप लोग जाकर जरूर देखिए, जो भी इस साल के लिए गेस्ट प्रश्न वही बताया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग जाकर उस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं, यह मेरा लास्ट प्रश्न है। पूछे रहा कि सुनामी के 3 मुख्य प्रभावों को बताएं, यानी सुनामी के 3 प्रमुख जो प्रभाव है उसको बताना है। तो लिखा गया उत्तर में कि सुनामी के 3 प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित है, ठीक है। पहला में लिखा हुआ है कि सुनामी लहरें अत्यंत विनाशकारी होती है जिससे जान माल की बहुत नुकसान होता है। और दूसरा में लिखा हुआ कि सुनामी की लहरें से भयंकर बाढ़ आ जाती है, यानी जिस क्षेत्र में सुनामी आता है दोस्तों वहाँ पे उस क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आ जाती है। और अगला पॉइंट तीसरा में लिखा हुआ कि तट पर स्थित नाव, जहाज और बस्तियाँ बर्बाद हो जाती है, यानी दोस्तों जिस तट यानी जहाँ पे सुनामी आता है वहाँ पे तट पर जो भी नाव होता है, जहाज होता है और उस क्षेत्र यानी बस्तियाँ जो होता है सब बर्बाद हो जाता है, ठीक है। और देखिए 3 ही पूछा जा रहा था तो 2 एक्स्ट्रा हम लिख दिए हैं, ठीक है।
ताकि आपका फुल में से फुल मार्क्स मिल सके। देखिए अगला मेरा चौथा में लिखा हुआ है कि सुनामी लहरों से संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, यानी जिस भी तटवर्ती क्षेत्र में सुनामी आता है वो एकदम पूरा जलमग्न हो जाता है, ठीक है। और अगला 5वां पॉइंट है कि सुनामी लहरें से वृक्षों को भी काफ़ी नुकसान होता है, यानी जिस सुनामी आता है ना तो उसमें वृक्षों का भी काफ़ी नुकसान, यानी जो वृक्षों होता है वो सब टूट जाता है, ठीक है। तो यह कहने का मतलब तीन प्रमुख मुख्य प्रभाव पूछा जा रहा था, तो आपको 5 लिखे हैं दोस्तों। आप कम से कम 4 जरूर से जरूर लिख कर आइएगा अपने एग्जाम में, ठीक है, अगर ये प्रश्न रहता है आपके फाइनल एग्जाम में तो, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 10 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं सामाजिक विज्ञान का, और यह मेरा तीसरा वीडियो है। और इससे पहले मेरा 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर से जरूर देखिएगा। और सभी जो भी प्रश्न आपको हम सिलेक्ट करा रहे हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है, काफ़ी गेस किया हुआ प्रश्न है, यानी इस साल के लिए जो 100% महत्वपूर्ण प्रश्न है वही आपको कराया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा।